नेक्स्ट हमारा सेकेंड टॉपिक है, दैट इज काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में बेसिकली अगर डिवाइड करें डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, तो हम काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट है जिसमें हम लोग वन डायमेंशन मोशन के बारे में स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं। वन डायमेंशन मोशन में दोनों टाइप आ जाते हैं, वेरिएबल एक्सीलरेशन एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और एक पोर्शन वन डायमेंशन में ही आता है, वो है ग्राफ का। तो एक पोर्शन ये हो गया 1/3 ग्राफ प्लस वन डायमेंशन मोशन। दूसरा पार्ट है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रोजेक्टाइल यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। और थर्ड पोर्शन है रिलेटिव। रिलेटिव में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट उसका देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, काइनेमेटिक्स में कुछ बेसिक पॉइंट्स तो आपको मालूम है। जैसे कि किसी में डाउट है तो बताइएगा भाई। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों भाई? तो डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे कोई भी पार्टिकल अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस का मतलब बनेगा ए से लेके बी तक का एक्चुअल लेंथ। ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा पॉइंट ए से लेके बी तक का ये जो वेक्टर है। इस वेक्टर को हम लोग डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, या इसको हम डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। डेल्टा आर का मतलब होगा चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब पार्टिकल अगर पहले एक्स ए कॉमा वाई ए पे है और फाइनली पार्टिकल एक्स बी कॉमा वाई बी पे पहुंचा, तो उसका पोजीशन वेक्टर इनिशियल वाला, इनिशियल पोजीशन हम लोग आई कैप जे कैप में अगर लिखें तो एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप होगा। और पोजीशन वेक्टर फाइनल लिखें तो ये हो जाएगा एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप। तो चेंज इन पोजीशन हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप एंड वाई बी माइनस वाई ए जे कैप। उसी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, तो इसी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और दूसरा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी बताओ कि क्या किसी भी मोशन के लिए ये बात बोली जा सकती है कि डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगा या इक्वल होगा? वन डायमेंशन यूनिडायरेक्शनल मोशन अगर है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल बनेंगे, लेकिन अगर जरा सा भी कर्व्ड हो गया है या पार्टिकल ने वापस जाके सीधे गया और वापस आया है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होंगे। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के कंपेरिजन में। ठीक है, देन इसी से अगर हम लोग निकालें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v वेक्टर कैन बी रिटन एज dr by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt आई कैप प्लस dy अपॉन dt j कैप। इसी वेलोसिटी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो इट बिकम्स स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर, जिसको हम लोग अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सर ये एमआईटी सर का लेक्चर था सर इस बार। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। डिस्टरबेंस एक तो बहुत आ रही है पीछे आपके माइक में, और आवाज भी नहीं क्लियर आ रही है। एक्सीलरेशन भी, एक्सीलरेशन भी 2 टाइप का है। एक्सीलरेशन अगर इंस्टेंटेनियस डिफाइन करेंगे तो इट इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, और अगर हम एवरेज एक्सीलरेशन डिफाइन करेंगे तो एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ध्यान रखना कि वेक्टर फॉर्म में जब भी हम चेंज लिखते हैं तो इट इज ऑलवेज
v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एक्सीलरेशन को हम लोग कई बार दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पार्टिकल अगर कर्व पे चल रहा है तो पार्टिकल के पास रेडियल एक्सीलरेशन भी होगा। रेडियल एक्सीलरेशन जो है उसके टर्न लेने में हेल्प करेगा, और अगर उसकी स्पीड घट बढ़ रही है तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ध्यान से समझना दोनों एक्सीलरेशन का क्या मतलब है। जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है और पार्टिकल का एक्सीलरेशन इस तरफ है, यानी बॉडी के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जो मैंने ए का डायरेक्शन बनाया है। तो तुम ध्यान से देख सकते हो। अच्छा, मैंने गलत ले लिया क्या? हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ये जो एक्सीलरेशन है और जो वेलोसिटी है, तो देखो अगर टू डायमेंशन मोशन है तो टू डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन में हो। तो ऐसे केस में एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है वो कहलाता है एटी। तो एटी को लिख सकते हैं हम लोग ए कॉस थीटा, और एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो कहलाता है ए आर। तो ए आर को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए साइन थीटा। देखो, अच्छा, ए कॉस थीटा निकालने का एक तरीका ये भी है। ए कॉस थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें क्या इसको ए डॉट वी अपॉन वी लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा, क्लियर है ये बात बताओ? ए डॉट वी अपॉन वी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसमें ए बी कॉस थीटा आता है, तो बी से डिवाइड कर देंगे तो ए कॉस थीटा बचेगा। बोलिए। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एंड रेडियल एक्सीलरेशन को हम लोग लिखते हैं वी स्क्वायर बाई आर, जहां आर क्या होता है, आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ, यानी पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये। ठीक है, हालांकि एक्सीलरेशन अगर टोटल बोला जाएगा तो टोटल एक्सीलरेशन का सिंपल मतलब है डीवी बाई डी टी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, और एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, देखो इतनी बातें जो हम लोगों ने करी हैं अभी, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, और इधर एक पॉइंट है, पॉइंट बी, जो यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, सर्कल का रेडियस आर है और उसका स्पीड कांस्टेंट है। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, बी पार्ट में एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी, और सी पार्ट में शो दैट लिमिट एवरेज एक्सीलरेशन टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो क्या इससे तुम्हें रेडियल एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन भी प्रूफ हो जाएगा। देखो, करो ट्राई पहले इसको। देखो कैलकुलेट करते हैं। देखो, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए कहाँ से कहाँ का? डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का। तो देखो, पॉइंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट ये रहा। तो बताओ कि इसकी लेंथ क्या आएगी? ये जो मैंने लेंथ बनाई है डेल्टा एस वेक्टर, क्या ये आर के इक्वल होगा? क्योंकि 60 डिग्री है। मान लो हम इसको सॉल्व करते हैं, 60 डिग्री बाद में रख देंगे, थीटा के लिए सॉल्व करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, कोई भी थीटा एंगल है,
तो ये डेल्टा एस निकालने के लिए एक तरीका ये है कि यहाँ से अगर तुम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो क्या ये दोनों बाइसेक्ट होंगे, और ये आधा एंगल ध्यान से देखो तो थीटा बाई 2 होगा। तो ये जो आधा लेंथ है ये होगा आर साइन थीटा बाई 2, और ऐसे ही इधर वाला आधा लेंथ होगा आर साइन थीटा बाई 2 बनेगा। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ए से बी का हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 2r साइन थीटा बाई 2। और फिलहाल इस केस में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो वो आर के इक्वल आ जाएगा। टाइम टेकन कितना होगा ए से बी का, तो ए से बी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, तो डिस्टेंस ट्रेवल की आर्क अपॉन आर्क के बराबर, और v स्पीड से ट्रेवल की है तो आर्क अपॉन v कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो टाइम हो जाएगा आर्क अपॉन स्पीड, तो आर्क कितना बनेगा, आर्क बनेगा आर थीटा, स्पीड हो गई v। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r साइन थीटा बाई 2 अपॉन टाइम, टाइम की जगह हो गया आर थीटा अपॉन v। तो यहाँ से आ जाएगा 2v अपॉन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू रख लो इसमें। इसके बाद आता है एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये वेलोसिटी का फाइनल माइनस इनिशियल कैसे आएगा, तो देखो फाइनल वेलोसिटी पॉइंट बी पे इधर की तरफ आएगी, देखो, और ए पॉइंट पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है और बी पॉइंट पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, देखो दिख रही है। तो हमें चाहिए फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालने का तरीका हमारे पास ये है, वेक्टर्स को अगर हमें कभी सब्ट्रैक्ट करना हो तो एक्चुअली हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने का मेथड नहीं, हमारे सामने सिर्फ ऐड करने का ही मेथड है, हमारे सामने सिर्फ ऐड करने का ही मेथड है। तो हम वी फाइनल में ऐड करेंगे माइनस वी इनिशियल। अब तुम ध्यान से देखो ये जो वी फाइनल है ये क्या यहाँ से थीटा एंगल बनाएगा, आपका माइक क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, माइक ऑफ करके रखिए ना अपना। वी फाइनल में ऐड करेंगे माइनस वी इनिशियल, तो देखो वी फाइनल इधर की तरफ है, ये जो वेक्टर दिया हुआ है वी, और माइनस वी इनिशियल, माइनस वी इनिशियल बनाना है तो हम इसके नीचे बना देंगे, क्योंकि वी इनिशियल ऊपर की तरफ है तो माइनस वी इनिशियल नीचे की तरफ आ जाएगा। मैग्नीट्यूड इसका भी वी है और इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ कि दो वेक्टर्स अगर 180 माइनस थीटा पे हैं तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इनके रिजल्टेंट को ही हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा वी। तो ये रिजल्टेंट हम वेक्टर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वेक्टर वाला फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू भी 2v साइन थीटा बाई 2 आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। उसमें हम 1 प्लस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा वाला, तो 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 एक बाहर आ जाएगा। बताओ, तो एवरेज एक्सीलरेशन बन जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम तो वही है आर थीटा अपॉन वी। तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन आर थीटा साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो ये दूसरा आंसर हो गया हमारा। दिस वॉज पार्ट ए। पार्ट बी देखो, बताओ कोई डाउट है तो। ठीक है। और फिर सी पार्ट में कह रहा है, सी पार्ट में अगर हम टाइम इंटरवल को टेंडिंग टू जीरो करें तो ध्यान से देखो, अगर टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो है तो थीटा भी टेंडिंग टू जीरो होगा, और थीटा टेंडिंग टू जीरो का मतलब होगा थीटा बाई 2 टेंडिंग टू जीरो। तो ये जो एवरेज एक्सीलरेशन हम लोगों ने निकाला है, एवरेज एक्सीलरेशन, तो ये है 2v स्क्वायर अपॉन आर थीटा साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसके ऊपर हमें लिमिट लगानी है, तो लिमिट थीटा बाई 2 टेंड्स टू जीरो, वी स्क्वायर बाई आर अलग कर लो, और वी स्क्वायर बाई आर के अलावा जो बच रहा है वो है साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। और हमको मालूम है कि साइन एक्स अपॉन एक्स अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो कितना हो जाता है 1। तो ये वैल्यू जो है
ये वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल हो जाएगी। और वी स्क्वायर बाई आर कौन सा एक्सीलरेशन होता है? वी स्क्वायर बाई आर रेडियल एक्सीलरेशन होता है। और इस केस में सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन ही होगा, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे चल रहा है, तो सिर्फ इसके पास रेडियल एक्सीलरेशन होगा। बोलिए। यस सर। ठीक है। हालांकि जनरल काइनेमेटिक्स पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, स्पेशली जो है वो वन डायमेंशन पे ज्यादा पूछे गए हैं। बट ये कि हमें डेफिनेशन कम से कम पता होनी चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है ना, रेडियल एक्सीलरेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, और इनकी वैल्यूज हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने जो डिस्कशन है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं फॉर वन डायमेंशन ओनली, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट वही ज़्यादा है। तो वन डायमेंशनल मोशन में अगर आए, तो वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है। दो पार्ट में कौन कौन से? एक हो जाएगा वेरिएबल एक्सीलरेशन और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन। नोट करो इसमें, विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन और विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें यूज में आएंगे। देखो वेरिएबल एक्सीलरेशन का अगर केस है तो उसमें एक्स को हम लोग पोजीशन से डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो एक्स में जो चेंज आएगा यानी डेल्टा एक्स, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी तो वेलोसिटी बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ध्यान रखना, पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब होगा राइट साइड, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब होगा लेफ्ट साइड। देखो वन डायमेंशन मोशन में हम लोग आई कैप जे कैप यूज नहीं करते हैं, तो आई कैप जे कैप का काम करेगा साइन, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव का मतलब टुवर्ड्स राइट है, नेगेटिव का मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट है। कुछ और अगर डायरेक्शन ले रखे हैं तो वो एक अलग बात है, बट नॉर्मली यही डायरेक्शन है। इसी तरह से वर्टिकली अपवर्ड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में चलते हैं वैसे ही, और वर्टिकली डाउनवर्ड को हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखना जरूरी है क्वांटिटी को, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रही है, डायरेक्शन तो रखना ही है। इसी तरह से अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी टी, या एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं वी डीवी अपॉन डी एक्स। ये दोनों एक्सप्रेशन एक्सीलरेशन के बनेंगे। ठीक है। और ये एक्सेलरेशन वन डायमेंशन मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है? तो वन डायमेंशन मोशन में जो एक्सेलरेशन हम लोग यूज करते हैं वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। वन डायमेंशन मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं आएगा। रेडियल एक्सेलरेशन जब होता है तो पार्टिकल कर्व के ऊपर चलता है। तो एक्स हो गया, वी हो गया, ए हो गया,
ठीक है, इसमें बोलेंगे कि पार्टिकल स्पीड्स अप व्हेन ए एंड वी आर इन सेम डायरेक्शन and particle slows down when A and V are in opposite direction. मतलब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, और अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल की स्पीड कम होगी। अगर हमें x से वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं dx/dt। अगर हमें v से a निकालना है तो हम लोग उसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं dv/dt। बट अगर इसका उल्टा करना है, यानी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा इंटीग्रल v dt, यानी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे। और अगर हम डेल्टा वी निकालेंगे तो डेल्टा वी निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रल ए डी टी करेंगे, यानी कि एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको लिख रहे हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और ये जो वैल्यू आएगी ये होगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बोलो, सिंपल सा देखो, बेसिक मतलब ये है कि जैसे हमें एक्स से वी पे पहुंचना है और वी से ए पे पहुंचना है तो हमें करना है डिफरेंशिएट, क्यों भाई? और अगर उल्टा काम करना है, ए से वी पहुंचना है, वी से एक्स पहुंचना है, तो हमें करना है इंटीग्रेट। बोलो, एक्स से ए की तरफ जा रहे हैं तो डिफरेंशिएट करना है, अपोजिट डायरेक्शन में आना है तो हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें रहते हैं बट जनरली वो पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, तो जेई मेन पे तो नहीं पूछे जाएंगे। जैसे डिस्टेंस है, तो अगर डिस्टेंस निकालना है ना तो डिस्टेंस का मतलब होगा कि हमें स्पीड को इंटीग्रेट करना है, और स्पीड को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि हमें वेलोसिटी में मॉड लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी के फंक्शन में मॉड लगाना होगा, और मॉड लगाने के बाद इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। बस यहीं पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मॉड है तो अब तुम मॉड को उसके हिसाब से ओपन करोगे, एक दो क्वेश्चन करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। देन एक और पॉइंट लिखेंगे, पार्टिकल विल टेक अ यू टर्न, particle will take a u-turn when velocity changes sign। particle will take a u-turn when velocity changes sign, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल पहले राइट साइड में जा रहा था और फिर लेफ्ट में जाने लगा, तो पहले राइट में जा रहा था मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी रही होगी, और फिर लेफ्ट में जाने लगा मतलब नेगेटिव वेलोसिटी हो गई। तो जब भी वेलोसिटी का साइन चेंज होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उस केस में जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पता भी हम इसी तरह से करेंगे कि पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कैसे पता चलेगा, तो हम देखेंगे वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस तुम्हें मेन मेन बातें जो दिमाग में रखनी, बस इतनी सी हैं, इतने से ही काम चल जाना है। बोलिए, ये हो गया वन डायमेंशन मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन, अगर वेरी कर रहा है एक्सीलरेशन तो। और अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में तुम लोगों ने हो सकता है अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो उसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन कौन सी इक्वेशन है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। तो ये तभी एप्लीकेबल है जब a जो है वो कांस्टेंट है। और एक इक्वेशन और है हमारे पास जो जनरली यूज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो ये एक फोर्थ इक्वेशन और है। तो वन डायमेंशन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन ये हो जाएंगी इक्वेशन। अच्छा, इसी में अगर हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के भी फॉर्मूले लिख लें, क्योंकि वो भी यही है, मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल्सो वन डायमेंशन मोशन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ चीज़ें अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हें प्रोजेक्टाइल में भी हेल्प मिलेगी। कौन कौन सी बातें हैं वो? जैसे किसी पार्टिकल को अगर हम यू स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा,
रुकेगा और वापस आएगा। तो जब ये वापस आएगा ग्राउंड पे टकराने, तो उसकी स्पीड u नीचे की तरफ होगी। जाने का टाइम और आने का टाइम कितना होगा? जाने का टाइम एज वेल एज आने का टाइम होगा u अपॉन जी के बराबर। कोई बताएगा कि ये u अपॉन जी कैसे निकाला है? क्यों भाई, ये u अपॉन जी कैसे निकाला है? ये हम लोगों ने इसी से निकाला है, इस फर्स्ट इक्वेशन से। इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम फाइनल वेलोसिटी जीरो रख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी की जगह u आएगा, एक्सीलरेशन की जगह माइनस जी रखेंगे, तो टाइम आ जाएगा u अपॉन जी। जाने का टाइम और आने का टाइम सेम ही रहेगा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट ये जो कवर कर रहा है ये कितनी होती है? हो सकता है याद हो तुम लोगों को ये, क्योंकि बहुत पॉपुलर फॉर्मूले हैं। तो ये होती है यू स्क्वायर अपॉन टू जी। मैक्सिमम हाइट इज यू स्क्वायर अपॉन टू जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू यू बाई जी। इसी तरह से अगर किसी पार्टिकल को हमने किसी बिल्डिंग से नीचे ड्रॉप किया है, किसी बिल्डिंग से ड्रॉप कर रहे हैं एच हाइट से, तो ड्रॉप करने के केस में जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे टकराने वाला होगा, तो टकराने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी बनेगी अंडर रूट टू जी एच। टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ? तो उसको टाइम लगेगा अंडर रूट ऑफ टू एच अपॉन जी। ठीक है। और अगर हमसे कहा जाए कि बीच में इसकी वेलोसिटी क्या है और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने हाफ जी टी स्क्वायर, और बीच में इसकी वेलोसिटी जी टी के बराबर है। बस इतने फॉर्मूले हैं जो तुम ध्यान रखोगे तो थोड़ा क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे। मतलब बार बार हमें इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगानी है। बोलिए। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ फिर करो। अ पार्टिकल इज मूविंग along x axis such that t की वैल्यू गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, और अल्फा और बीटा जो है ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हमें निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। निकालिए जरा इसको, बताइए। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। बताना है मुझे। देखो एक काम ये करो, इसमें टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो इसमें एक काम कर सकते हो कि अगर हम डी टी अपॉन डी एक्स निकालें, क्योंकि ये है क्या ना, एक्स इधर है टी इधर है, उल्टा है। तो डी टी अपॉन डी एक्स निकालो, तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो ये आएगी टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो यहाँ से v का वैल्यू हो जाएगा वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। देखो उल्टा हो गया। और हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन को x के टर्म्स में अगर लिखना हो, x और v के टर्म्स में, तो हमारे पास फॉर्मूला है v dv बाई डी एक्स। तो v को v रहने दो और dv बाई डी एक्स उस फॉर्मूले से निकालो। तो वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? क्यों भाई? तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर, और टू अल्फा और आ जाएगा। और तुम देखो ध्यान से, तो ये v हो जाएगा और ये भी v स्क्वायर हो जाएगा और टू अल्फा। तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा माइनस टू अल्फा वी क्यूब। बताओ क्या डाउट है?
कुछ नहीं। क्लियर है? यस सर। और देखना, सपोज हमको दिया हुआ है v इज इक्वल टू 3t और t+1 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, हमको निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स ऑफ मोशन। निकालो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स ऑफ मोशन। सीधा क्वेश्चन है, इसमें सीधे सीधे इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट करना है भाई, v को लिख देंगे हम लोग dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 3t² प्लस 3t। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू 3t² dt प्लस 3t dt हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 2। तो यहाँ से इंटीग्रेट करके डेल्टा एक्स की वैल्यू बता रहे हैं, आ रही है 14 मीटर। कर लिया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सपोज और देखना, सपोज v का वैल्यू दिया हुआ है 3t-1 t+1 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है फाइंड द पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। मतलब हमको ये निकालना है कि पार्टिकल किस ड्यूरेशन में एक्सीलरेट हो रहा है और पार्टिकल किस ड्यूरेशन में रिटार्ड हो रहा है। पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। t इक्वल टू 1 सेकेंड तक रिटार्डेशन एंड देन एक्सीलरेशन। क्या आंसर है? देखो, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन के लिए मैंने ऊपर क्या लिखवाया है, बस तुम्हें उतना ध्यान रखना है। हमको ये पता करना है कि दोनों का साइन सेम है या दोनों का साइन अपोजिट है। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो साइन सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो साइन अपोजिट होगा। तो क्या करो, पहले इसमें v तो लिखा ही हुआ है, v की वैल्यू है 3t² -1। क्यों भाई? तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन को हम लोग लिखते हैं dv बाई डी टी। तो ये होगा 3 और इंटू 2t हो जाएगा, यानी ये 6t आएगा। अब तुम अगर ध्यान से एक काम करो, काम ये करो, एक नंबर लाइन बना लो और इस नंबर लाइन में ये हो गया t इक्वल टू 0, ये हो गया t इक्वल टू 1। तो वेलोसिटी के बारे में अगर तुम लिखोगे तो वेलोसिटी t इक्वल टू 1 से पहले नेगेटिव है और t इक्वल टू 1 के बाद पॉजिटिव है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? वेलोसिटी t इक्वल टू 1 के पहले नेगेटिव है और वेलोसिटी t इक्वल टू 1 के बाद पॉजिटिव है। एंड एक्सीलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अब जरा मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा पीरियड होगा जिसमें दोनों का साइन सेम है और कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें दोनों का साइन अपोजिट है। क्यों भाई? तो ऐसे बोल सकते हैं कि 0 से 1 वाला जो है ये रिटार्डेशन होगा। क्यों? अपोजिट साइन है। और ये वाला जो पार्ट है वो एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, बोलिए। यस। और देखो, जैसे वेलोसिटी दी हुई है 2t-2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है फर्स्ट 3 सेकेंड्स में। निकालो।
डिस्टेंस 7.5 7.5 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। वेलोसिटी दिया है 2t माइनस 1 माइनस 2। तो अगर हम dx इक्वल टू लिखें तो ये हो जाएगा 2t माइनस 4 इंटू डी टी। इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2t² बाई 2 एंड माइनस 4t। तो ये t² माइनस 4t आएगा, और इसमें हम 0 से 3 रख दें तो ये हो जाएगा 3² माइनस 12। तो डिस्प्लेसमेंट तो -3 मीटर आ रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअली हमको मॉड लेना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेट करना पड़ेगा मॉड ऑफ t-2 को 0 से 3। तो एक काम कर सकते हैं, 0 से लेके 2 में ये फंक्शन नेगेटिव है, तो अगर x नेगेटिव होता है तो मॉड x को ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, तो -x लिख देते हैं। तो इसको 2 माइनस टी लिख दो 0 से 2 के लिए, और 2 से 3 के लिए इसको t-2 ही रहने दो। ये स्टेप समझ में आया या नहीं, बताओ पहले। क्यों भाई? सर एक बार मॉड x की वैल्यू हम लोग जब ओपन करते हैं ना, मॉड x का डेफिनेशन ही यही है। मॉड x को लिखते हैं प्लस x when x is greater than equal to 0 and mod x is minus x when x is less than 0। तो ये जो फंक्शन है यानी कि t-2, ये पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, तो 2 से कम पे नेगेटिव है और 2 के आगे पॉजिटिव है। तो क्योंकि 2 से कम पे नेगेटिव है तो हमने इसको -x लिख दिया, और 2 के आगे पॉजिटिव है तो इसको प्लस ही रहने दिया, मॉड ओपन किया है ये। ठीक है, तो इसको अब करके देखो क्या बनेगा। इक्वल टू 2 क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2t माइनस t², 0 से 2 रखेंगे, एंड प्लस t² माइनस 2t, इसको 2 से 3 रखेंगे। तो ये देखो थोड़ा सॉल्व करो बस, क्या बचेगा, ये 2 माइनस 2t कितना आ रहा है भाई 0 से 2 में, t² बाई 2 बनेगा ना, t²बाई 2। तो अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2, एंड प्लस इसमें अगर हम 3 रखते हैं तो ये बनेगा 9/2, 9/2 माइनस 6, और 2 रखेंगे तो बनेगा -2 एंड +4। तो ये देखो कितना बनता है ये पूरा भाई, ये 2 तो कैंसिल हो रहा है, -2 आ रहा है, तो ये 5/2 आ रहा है। 5/2 कैसे आ सकता है, कैलकुलेशन जरा चेक करो, करो आप लोग। 5 आ रहा है इनफैक्ट ना, हम्म, 5 मीटर आ रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो फिर, नीचे वाला भी कर लिया। एक्सीलरेशन अगर 6t दिया हुआ है तो dv/dt को लिखेंगे 6t, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे 6t dt। इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स होंगी वो स्टार्टिंग वैल्यूज होंगी, तो जैसे t इक्वल टू 0 पे 2 है और t इक्वल टू t पे हमको निकालना है, तो यहाँ से आएगा v-2 इज इक्वल टू 3t²। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी 3t² + 2, तो ये वेलोसिटी आ गई। और फिर वेलोसिटी को लिख देंगे dx/dt, तो dx/dt हो गया 3t² + 2। तो यहाँ से dx इक्वल टू 3t² + 2 इंटू डी टी। इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, अब 0 पे x की वैल्यू 0 है तो 0 से x हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू t³ + 2t आ जाएगी। देखो क्लियर है सेकेंड वाला। तो वेरिएबल में बस टाइप यही है, इन्हीं में से ये है, कुछ ना कुछ पूछ सकता है जो भी चीज़ें हैं। ठीक है,
कांस्टेंट एक्सीलरेशन में देखो करते हैं कुछ प्रॉब्लम, डीबीपी से ही कर लेते हैं। देखो ये डीबीपी में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो जैसा कहता जा रहा है वैसे वैसा करते जाते हैं। देयर इज अ कार रेस, ठीक है, और दोनों कार रेस से स्टार्ट हो रही हैं, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, ठीक। तो लेट्स से कार ए एंड कार बी, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इसका a1 है और एक्सेलरेशन इसका a2 है। अब जो फिनिश लाइन है, अब देखो फिनिश लाइन तो दोनों के लिए सेम होगी ना, कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम आएगा। तो जब कार ए वहाँ पहुँच रही है और कार बी वहाँ पहुँच रही है, तो क्या दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी। तो मान लेते हैं कि कार बी जब यहाँ पहुँची, या ऐसे कह लो कि कार ए यहाँ पहुँचा, कार ए पहुँची, इसको टाइम लगा टी नॉट, तो कार बी को जो टाइम लग रहा है वो है टी नॉट प्लस टी, पहली इंफॉर्मेशन। और दूसरी कह रहा है एंड कार ए पासेस फिनिशिंग पॉइंट विद ए स्पीड वी मोर देन दैट ऑफ कार बी। तो अगर कार बी की स्पीड वी नॉट है तो कार ए की स्पीड यहाँ पे वी प्लस वी नॉट है। ये दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो एक काम ये कर सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट अगर एस ले लें, यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग एस ले लें, तो सबसे पहले तो टाइम क्या लग रहा है, तो देखो कार ए को टाइम लगेगा √2s अपॉन a1, और कार बी को टाइम लगेगा, कार बी का टाइम ज़्यादा है तो कार बी के टाइम में से अगर हम कार ए का टाइम सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए टी नॉट, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। और स्पीड अगर निकालनी है तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्पीड क्या होती है 2gh, तो स्पीड कार ए की ज़्यादा है तो स्पीड बनेगी 2a1 इंटू एस माइनस 2a2 इंटू एस इज इक्वल टू वी। तो ये इक्वेशन 2 है। तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, मुझे लगता है डिवाइड कर दो, काम बन जाएगा, क्यों भाई? डिवाइड 1 and 2 हो गया। ये डायरेक्ट कैसे लिखा है, इसमें कोई डाउट है बताओ? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ये वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला, कि बॉडी को अगर रेस्ट से हमने रिलीज किया हुआ है तो एच हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लेती है, √2h अपॉन जी, और एच हाइट ट्रेवल करने के बाद स्पीड क्या होती है, तो √2gh। यहाँ जी की जगह a1 लिख दिया है, a2 लिख दिया है, और एच की जगह s। दोनों को डिवाइड कर दो, देखो √s कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व हो रहा है। कितना आ रहा है आंसर? यस सर, √a1 a2 t r। v का वैल्यू आ रहा है √a1 a2 एंड t। बोलो। और देखो इसमें एक ये क्वेश्चन अच्छा है, ये करो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इस केस में जब इस बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि अगर इसकी स्पीड किसी भी टाइम पे v है तो इस पे ग्रेविटी की वजह से जो रिटार्डेशन है वो भी नीचे है, और ये जो फोर्स है इसके ऊपर, अब फोर्स दिया हुआ है तो फोर्स से हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, मास से डिवाइड कर दें। तो ध्यान से देखो g भी नीचे होगा और गामा v स्क्वायर भी नीचे होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन लिखें dv/dt तो वो हो जाएगा माइनस टाइम्स g प्लस गामा v स्क्वायर, ये बनेगा माइनस टाइम्स g प्लस गामा v स्क्वायर। और हमें पता करना है कि टाइम टेकन कितना होगा टॉप तक पहुंचने में, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये dv अपॉन
जी प्लस गामा वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी टी। तो इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, तो इसको हम वी नॉट से ज़ीरो करेंगे और इसको ज़ीरो से टी करेंगे। अब ये इंटीग्रेट ही करना है। कैसे इंटीग्रेट होगा ये? क्यों भाई? 1/x² प्लस a² वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो कर लो, आगे मैथ है फिर से। 1/x² प्लस a², किसका इंटीग्रेशन होता है? साइन इनवर्स, टेन इनवर्स? tan है। टेन इनवर्स होता है, तो फिर तो करना पड़ेगा सॉल्व, क्योंकि टेन इनवर्स के दो ऑप्शन है ना, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे। देख लो, करके देख लो एक बार, ठीक है ना? तब b आ जाएगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन बी है, हाँ करेक्ट, बी करेक्ट आएगा। ठीक है, देखना क्वेश्चंस और मैं भेज दूंगा और भी करने के लिए। एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, और वो है ग्राफ से रिलेटेड। देखो ग्राफ में तुमको क्या करना है, तुमको बेसिक बात याद रखनी है, क्योंकि ग्राफ तो बहुत सारे हो सकते हैं, वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, एटी ग्राफ। तो कोई भी ग्राफ अगर हमको गिवन है तो उससे हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी। तो देखो जैसे कोई भी ग्राफ गिवन है, तो अगर हम उसमें कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करते हैं, लेट्स से हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन किया है, ये इसका कर्व है, ये कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और उस कर्व के ऊपर हमने कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन किए हैं, तो ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, क्या उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं? तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये पहली इंफॉर्मेशन है जो हमें उसमें से मिलती है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जिसको हम लोग एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं। फिर अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो एवरेज चेंज है और ये इंस्टेंटेनियस चेंज है। और तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें किसी ग्राफ से मिलती है, वो है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो अगर ये विड्थ dx है, तो एरिया अंडर द कर्व को क्या लिखते हैं? एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व होता है इंटीग्रल y dx। तो अगर हम इसको x1 से x2 इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि x1 से x2 तक का ये एरिया है। तो कोई भी ग्राफ तुमको दिया हुआ है, उस ग्राफ से में तुमको ये तीन बातें पता चलेंगी। देखो एक तो उस ग्राफ से तुम्हें x और y पता चलता है, वो तो डायरेक्टली दिख रहा होता है कि कौन से x पे कौन सा y है, ये तो डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। और ये तीन इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, इसके अलावा और कुछ चौथा पॉइंट नहीं है। डायरेक्टली जो तुमको ग्राफ से दिख रहा है वो, और इसके अलावा ये तीन पॉइंट हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वीटी ग्राफ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीजन, इससे हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अब तुम ऐसे बताओ, वीटी ग्राफ में स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या बनेगा? वीटी ग्राफ में अगर स्लोप ऑफ कॉर्ड लिखेंगे, तो ये होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी तुम्हें याद हो, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, तो ये क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है एवरेज एक्सीलरेशन, होता है। इसी तरह से वीटी ग्राफ का अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाए, तो वीटी ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे डीवी अपॉन डी टी। और डीवी अपॉन डी टी क्या होता है? डीवी अपॉन डी टी होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और वीटी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या बनेगा? एरिया अंडर द कर्व, तो इसमें एरिया अंडर द कर्व बनेगा इंटीग्रल वी डी टी, और ये होता है डेल्टा एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट।
ध्यान रखना, टाइम एक्सिस के ऊपर का जो एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा और टाइम एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया होगा वो निगेटिव होगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पॉजिटिव एरिया अलग लेंगे, निगेटिव अलग अलग लेंगे और फिर टोटल ऐड करेंगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है फॉर वीटी कर्व। इस तरह से तुम हर एक कर्व के लिए निकाल सकते हो जरूरत पड़ने पे। तुम्हें याद सिर्फ ये चीज रखनी है, ये जो बेसिक बात लिखी हुई है कि किसी भी ग्राफ से हमको कॉर्ड का स्लोप क्या मिलेगा, किसी भी ग्राफ से हमको टेंजेंट का स्लोप क्या मिलेगा, और किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है। ठीक है। एक बात और तुम इसमें ध्यान रख सकते हो, हालांकि हो सकता है मैथ्स में तुमने पढ़ी हो कभी तो याद हो, जैसे कि अगर स्लोप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्लोप के दो कर्व हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है जिसमें m पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, और एक ये हो सकता है जिसमें m नेगेटिव है और कांस्टेंट है। बोलो। देन अगर m वेरिएबल है, m अगर वेरिएबल है तो चार केस हो सकते हैं। जैसे इस तरह का जो कर्व होगा इसमें हम लोग बोलते हैं कि m पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। इस तरह से अगर है तो यहाँ बोलते हैं m पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, मतलब ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इस तरह का कर्व अगर है तो m नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है, और अगर इस तरह का कर्व है तो इसमें बोलते हैं कि m नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। मतलब ये 6 चीज़ें हैं जो तुम्हें दिमाग में अगर हैं तो हम ग्राफ को आसानी से रीड कर पाएंगे, मतलब उसके स्लोप को भी रीड कर पाएंगे कि स्लोप बढ़ रहा है, कम हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो मुझे बताओ ये क्लियर है 6 हो, या इसमें से मुझे कुछ बताना है? बताओ। ये 4 ग्राफ एक कैटेगरी के और ये 2 एक कैटेगरी के। इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर है तो बताओ भी। इसमें से कोई भी पॉइंट अगर नहीं clear है तो बताइए। सर हाँ बोलिए। सर डायरेक्शन देख के ऐसे मतलब कर्व बना के ऐसे मतलब याद कर ले, मतलब स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव के साथ समझा जा सकता है। बिल्कुल समझा जा सकता है भाई। तुम ऐसे सोचो कि ये सीढ़ियां हैं इस तरह की, तो जैसे जैसे तुम सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ोगे तो एफर्ट बढ़ेंगे कि कम होंगे, ज़्यादा दम लगानी पड़ेगी या आसान होगा? आसान मतलब ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। हाँ, तो इंक्रीजिंग है इसलिए ऐसा है, इंक्रीजिंग है इसलिए ऐसा है। और इस जी। तरह का अगर होगा तो आसान है। हम्म। तो इसी से बताया है। स्लोप का मतलब सिंपली ये है कि हम क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट यहाँ बना रहे हैं और एक टेंजेंट यहाँ बना रहे हैं। तो जो टेंजेंट जितनी वर्टिकल है 90 डिग्री के पास जा रही है उसका स्लोप उतना ज्यादा है। टेंजेंट जितनी हॉरिजॉन्टल हो रही है स्लोप कम हो रहा है, टेंजेंट जितनी वर्टिकल हो रही है उतना स्लोप ज्यादा है। स्लोप का मतलब है स्टीपनेस से, स्टीपनेस, मोर स्टीपर लेस स्टीपर। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन ये तो देखो ग्राफ ये जो दिया हुआ है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो इस ग्राफ को तुम पहले सबसे पहले पढ़ो कि ग्राफ से इंफॉर्मेशन क्या निकल रही है। तो मुझे बताओगे कि रॉकेट का मोशन कैसे हो रहा है? हम्म। रॉकेट अपवर्ड। जो मोशन है वो कैसे हो रहा है? अपवर्ड तो हो रहा है। उसकी वेलोसिटी के बारे में क्या और बोल सकते हो? कौन सा? 0 से 20 तक इंक्रीजिंग होगा, उसके बाद डिक्रीजिंग। 0 से 20 तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और 20 के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। अच्छा, रॉकेट अपवर्ड कौन कौन से टाइम तक वो अपवर्ड जा रहा है?
क्यों भाई? कौन से टाइम तक रॉकेट अपवर्ड जा रहा है? 120 तक। 120 तक अपवर्ड जा रहा है। क्यों? क्योंकि 120 तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। 120 तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब वो ऊपर ही की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 120 पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका मैक्सिमम हाइट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सीधे सीधे एरिया अंडर द कर्व बता सकते हैं। क्यों भाई? यस सर। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, बस एरिया निकाल दो। पॉजिटिव एरिया इज मैक्सिमम हाइट। पॉजिटिव एरिया इज मैक्सिमम हाइट। तो पूरा निकाल दो, कितना आता है आंसर? ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। कितना आता है? 60,000। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर्स। बोलिए, कर लिया नहीं कर लिया? यस सर। और देखो, नेक्स्ट देखो। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया होगा वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा और ये वाला जो एरिया होगा वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन जब डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों को ही प्लस करके ऐड करेंगे। देखो निकालो टोटल कितना आता है। निकालो टोटल कितना आता है। सर 16। 16 आता है, ठीक है, जो भी आ रहा होगा। एट आ रहा है, 16 आ रहा है? तो ये वाला एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ब्रेक करके लिख लो, उसमें क्या है। ये वाला हो जाएगा 8, फिर ये वाला भी हो जाएगा 2, ये वाला हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 1। ऐड कर लो कितना हो जाएगा ये, 10, 12, 12 एंड 6, 18 आ रहा है। 16 भी नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? सर कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखो। पार्टिकल के बारे में ये नहीं बताया अगर उसने कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो हम ओरिजिन ही मान के चलेंगे। तो ओरिजिन से ही डिस्टेंस उसका ये 18 आएगा। डिस्टेंस पूछ रहा है ना? अच्छा नहीं, उसने पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल नहीं पूछा है। एक सेकेंड, ठीक कह रहे हो, उसने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं पूछा हुआ है, उसने पूछा है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। तो एक्चुअली इस केस में क्या हुआ है ना कि पार्टिकल पहले तो आगे गया है, यानी 2 + 8 + 2 यानी कि 12 मीटर ये आगे गया। पार्टिकल 12 मीटर आगे गया ओरिजिन से, और फिर इसने पॉइंट ए पे यानी कि 4 सेकेंड पे उसने टर्न लिया, और 4 सेकेंड पे टर्न लेने के बाद वो 6 मीटर पीछे आया है। समझना? तो ओरिजिन से डिस्टेंस उसका ये वाला आंसर बनेगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से भाई, लोग करो ध्यान से। ओरिजिन से अगर उसका डिस्टेंस पूछा हुआ है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उसने ये नहीं कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन में 6 मीटर आएगा। ये वाला डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो मैक्सिमम एक्सीलरेशन का मतलब है मैक्सिमम स्टीपनेस। तो तुम्हें इस पूरे कर्व में मैक्सिमम स्टीपनेस कहाँ नजर आ रही है?
मतलब मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप कौन से रीजन में है? ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, या ये मैक्सिमम है? क्यों भाई? तो तुम ध्यान से देखो, ये BC मैक्सिमम आएगा, क्यों भाई? आएगा ना। तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे? BC का स्लोप निकालने के लिए तुम ये वाला ट्रायंगल स्टडी कर लो। इस ट्रायंगल में हाइट देखोगे तो 40 होगी और बेस देखोगे तो 10 आएगा। तो इसका स्लोप निकालोगे अगर, तो ये स्लोप की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो आंसर डी हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। तो जो बातें ध्यान रखने वाली हैं और जो कंसेप्ट जरूरी हैं वो तो मैंने तुम्हें बता दिए थ्योरी में कितने हैं। बाकी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं और भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है।